आम आदमी पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए बड़े ही जोर शोर के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लंबे समय से हमारे साथी वार्डों की कमेटियां, बूथ की कमेटीज, सारी कमेटी बनाने का काम कर रहे थे और अभी प्रांतीय सम्मेलन 3 प्रांतों में हम लोगों ने किया। नंबर 1 काशी प्रांत में, वाराणसी के अंदर, पूर्वांचल प्रांत में, आजमगढ़ के अंदर, बौद्ध प्रांत में, बस्ती के अंदर और कल मुरादाबाद में रोहेलखंड प्रांत का सम्मेलन होने जा रहा है। संगठन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने 8 प्रांतों में विभाजित किया है और हर प्रांत में नगरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है। बहुत ही कामयाब और अच्छा सम्मेलन हुआ। तीनों सम्मेलन जो अब तक हुए हैं, अब आगे चुनाव में अच्छे प्रत्याशियों का चयन, मजबूत संगठन का निर्माण बूथ लेवल पर और उसके नीचे मोहल्ला प्रभारी के लेवल पर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में पन्ना प्रभारी का सिस्टम है, आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला प्रभारी का सिस्टम बनाया है। ये मोहल्ला प्रभारी 30 घर के ऊपर एक मोहल्ला प्रभारी होंगे। ये नगरों के अंदर हमारी कमेटी का ढांचा होगा, संगठन का ढांचा होगा। इसके साथ साथ जो नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार का मुद्दा है, चाहे वो घोस्ट एम्प्लॉइज का मुद्दा हो, यानी कि कागज पर एम्प्लॉय है, न जमीन पर है, न आसमान पर है, ऐसे लोगों का पैसा निकाला जाता है। बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों का। सड़कों के निर्माण पे भ्रष्टाचार, नाली के निर्माण पे भ्रष्टाचार, गंदगी को साफ करने के नाम पे भ्रष्टाचार। तो ये जो नगर पालिकाओं का भ्रष्टाचार है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स के नाम पे भ्रष्टाचार, इसको भी मुद्दा बनाकर एक बड़ी लड़ाई पूरे प्रदेश में हम लोग आने वाले दिनों में शुरू करेंगे। इसके लिए एक शुरुआत आज से की जा रही है। जो लोग सभासद का इलेक्शन नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में, पार्षद का इलेक्शन नगर निगमों में, चेयरमैन का इलेक्शन नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में और मेयर का इलेक्शन नगर निगमों में लड़ना चाहते हैं, उनके लिए आम आदमी पार्टी एक आवेदन पत्र आज जारी कर रही है। और इस आवेदन में हम जो हमारे संभावित प्रत्याशी होंगे, जो लोग आवेदन करेंगे सभासद और चेयरमैन के लिए, मेयर के लिए, उनकी पूरी डिटेल मांगेंगे, जिले से उसका पूरा वेरिफिकेशन कराएंगे और उसके बाद हमारी जो चुनाव समिति है, सभाजीत सिंह जी की अध्यक्षता में जो चुनाव समिति बनी है नगर पालिका के लिए, नगर निकाय के चुनाव के लिए, जिसके सदस्य अनूप पांडे जी भी हैं, सुबोध यादव जी भी हैं और हमारी ब्रिज कुमारी जी भी हैं। ये लोग बैठकर इसके बारे में निर्णय लेंगे कि किसको प्रत्याशी बनाना है। नाम जिले से आएगा, प्रांतीय कमेटियां उसको अप्रूव करके यहां पर भेजेंगी। तो ये प्रक्रिया है, ये आवेदन है जिसमें हम सारी डिटेल मांगेंगे और इस आवेदन की फीस हमने 100 रुपये रखी है, इसके फॉर्म की फीस जो है। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी विकराल समस्या के रूप में उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के लोगों के सामने आ चुकी है। और इस महंगाई के पीछे का कारण चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाकर देश के खजाने को खाली करना है। एक तरफ अडानी की संपत्ति 13 लाख करोड़ हो जाती है और दूसरी तरफ इंडिया भूखमरी के मामले में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पर पहुंच जाता है। तो आज
बेरोजगारी का आलम यह है कि 22 करोड़ लोगों ने 8 वर्षों में नौकरी मांगी और प्रधानमंत्री जी ने संसद में बताया कि मात्र 7 लाख लोगों को नौकरियां मिल पाई हैं। आटा पर टैक्स, चावल पर टैक्स, दाल पर टैक्स, दूध पर टैक्स, दही पर टैक्स, छाछ पर टैक्स, कैंसर की दवा पे टैक्स, किडनी की दवा पे टैक्स, टीवी की दवा पे टैक्स, हार्ट की दवा पे टैक्स, डीजल पे, पेट्रोल पे, गैस पे महंगाई ने देश की जनता की कमर तोड़ दी है। एक तरफ आम आदमी की जिंदगी के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों पर लगातार मूल्य वृद्धि, लगातार टैक्स की वृद्धि, और दूसरी तरफ अपने पूंजीपति मित्रों का टैक्स 30% से घटा के 22% किया है मोदी सरकार ने। तो हमारा नारा है महंगाई भगाओ, रोजगार बचाओ। और इस नारे के साथ, महंगाई भगाओ रोजगार बचाओ के नारे के साथ, 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक 11 दिन तक लगातार सरयू से संगम तक मैं अपने साथियों के साथ पदयात्रा करूंगा। सरयू से संगम, और दोनों तारीखों का इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। 11 अक्टूबर की तारीख संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले, आपातकाल से हिंदुस्तान को मुक्त कराने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती का दिन है। 11 अक्टूबर की तारीख लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, और 21 अक्टूबर की तारीख नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए। तो जब हम संगम पर पहुंचेंगे तो संगम के घाट पर संकल्प लेंगे, इस देश को महंगाई से आजाद कराने के लिए, बेरोजगारी से आजाद कराने के लिए, किसानों की बदहाली से आजाद कराने के लिए, व्यापारियों की, पूंजीपतियों की, जो चंद पूंजीपतियों की लूट है उससे आजाद कराने के लिए, भारत की जो संपत्तियां बेची जा रही हैं उसको रोकने के लिए इन तमाम मुद्दों का संकल्प लेंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण ऐलान था, इसलिए आपके सामने मैंने अपनी बात रखी। और एक बात से बाबा जी ने फिर निराश किया है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है, और वो है उत्तर प्रदेश के किसानों को उम्मीद थी कि मुफ्त बिजली मिलेगी। घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादा भी किया था कि किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन अभी ऊर्जा मंत्री जी ने सदन में बताया कि मुफ्त बिजली किसानों को नहीं मिलेगी। एक बार फिर बीजेपी ने साबित किया है कि वो भारतीय झूठा पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है, और झूठ बोल के लोगों के साथ ठगी करके उनका वोट लेने का काम करती है। इस फैसले से किसान ही नहीं, आम आदमी में भी एक घोर निराशा हुई है कि बीजेपी सिर्फ घोषणाएं करती है, जमीन पर उसको पूरा नहीं करती। मोदी जी का मकसद है अडानी को दुनिया का नंबर 1 का अमीर बनाना है, अरविंद केजरीवाल का मकसद है इंडिया को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। तो ये बुनियादी फर्क है जिसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। आपके कोई प्रश्न? ये कोई पहली बार तो लगी नहीं है, इनका एक चलन हो गया है, कोई प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, कार्यालय घेर लो। तो पुलिस वालों को तो जो ऊपर से लोग कहते होंगे वही कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करना हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। ये किसी आदित्यनाथ जी के रहमो करम पर नहीं है, और न किसी भारतीय जनता पार्टी वाले के रहमो करम पर है। ये तो इस देश की जनता का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है कि अगर वो सरकार की नीतियों से असहमत हो तो अपना प्रदर्शन करे। अब मुझे समझ में नहीं आता बार बार क्यों यहाँ पे पुलिस की छावनी बना के क्या हासिल कर लेते हैं। अरे भैया, वर्दी तुम्हें मिली है, तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है, जाके चोर पकड़ो, बेईमान पकड़ो, भ्रष्ट पकड़ो, जो काम है तुम्हारा, यहां आके खड़े हो जाते हो दफ्तर के सामने। अब ठीक है, ड्रामा करना है करने दीजिए। अब देखिए, उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी लोग। संजय जी, आपने फॉर्म
100 रुपए तो मतलब कोई अगर पार्टी में शामिल होना चाहता है तो उसको भी सहयोग देने में मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चुनाव लड़ना चाहता है तो 100 रुपए का तो कोई बहुत मेरे ख्याल से इतना बड़ा शुल्क नहीं है। संजय जी, मैं आरसी भट्ट हूँ, मैं रफ्तार मीडिया न्यूज चैनल का चैनल हेड हूँ। आप यहाँ हैं तो राज्य की भी राजनीति पर आपसे प्रश्न पूछना था और सेंट्रल पर भी जो पॉलिसी चल रही है भाजपा सरकार की उस पर मेरे 2-3 सवाल हैं। एक सवाल का जवाब तो आपने दे दिया क्योंकि हम लोगों ने भी हाउस में देखा जिस तरह से ऊर्जा मंत्री ने किसानों को बिजली के मुद्दे पर निराश किया, निश्चित रूप से जो है उस पर आपने वोट लिया। लेकिन 2-3 मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, ये हमारे देश में जो मादक पदार्थ जो ड्रग्स वो वाया गुजरात, मैं देख रहा हूँ कल भी परसों भी एक कंटेनर पकड़ा गया, लगातार जो मादक पदार्थ जो वो आ रहे हैं, तो ये इतनी बड़े पैमाने पे पोर्ट के माध्यम से जो तस्करी हो रही है, देखिए इस पर क्या करें? ये बहुत गंभीर सवाल है आपका। और 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स 7-8 महीने पहले पकड़ी गई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 20,000 करोड़ की ड्रग्स, और कहां से पकड़ी गई थी? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र अडानी के पोर्ट से पकड़ी गई थी। आप बताइए, अडानी के पोर्ट से कोई चीज पकड़ी जाएगी, उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत किसकी है? कौन कार्रवाई करेगा? अडानी चाहे हीरोइन बांटे, चाहे ड्रग्स बांटे, चाहे जो भी करे, उसको कौन पकड़ेगा? वो हमारे प्रधानमंत्री का मित्र है, उसको छूट है देश के नौजवानों को नशा बांटो, जहर बांटो, ड्रग्स का धंधा करो, अपनी पोर्ट से ड्रग्स का धंधा करो, कर रहा है। तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों की जगहों से ये ड्रग्स पकड़ी जा रही है, गुजरात के उन इलाकों से पकड़ी जा रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 27 साल से बीजेपी है, और जिस राज्य में 27 साल से बीजेपी है वहां पे 75 लोग जहरीली शराब पी के मर गए, जहां पे शराबबंदी है घोषित तौर पे। आप बताइए क्या कार्रवाई हुई, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, किसको जेल में भेजा? तो इसलिए पंजाब पुलिस ने पकड़ा है कि पंजाब के अंदर जो ड्रग्स लाने का काम हो रहा है वो गुजरात के माध्यम से हो रहा है, तो उस पर कार्रवाई कर रही है हमारी सरकार। गुजरात की सरकार नहीं कार्रवाई कर रही, और कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है कि जैसा मैंने आपको बताया कारण क्या है। एक अहम सवाल और था कि अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ने एक गंभीर आरोप लगाया है मीडिया सलाहकार हिरेन जोशी के ऊपर कि वो तमाम संस्थानों को दबाव में लेते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको दबाव में लेके मनमाने ढंग से खबर चलाने की बात करते हैं। क्या ये लगता नहीं है कि ये मीडिया की स्वतंत्रता का पूरी तरह से हनन कर लिया गया है, बिल्कुल कैप्चर हो गई है, जिसको आज मोदी जी कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि किसी तथ्य, किसी जानकारी के आधार पर ही केजरीवाल जी ने अपनी बात कही होगी, और जब उन्होंने अपनी बात कही तब से आज तक कोई जवाब नहीं आया, तो आप समझ सकते हैं क्या सच्चाई है। अब उसमें मैं और डिटेल में क्या बोलूं। सर, आप लोग उद्योगपतियों के आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्हीं उद्योगों में हमारे देश के नागरिक भी काम करते हैं। अगर सारे उद्योगपति अगर अपना उद्योग बंद करने लगे, उनका क्या होगा जो वहाँ पर सर्विस कर रहे हैं? भैया, हमने कब कहा कि उद्योग बंद कर दीजिए? हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि उद्योग बंद कीजिए। लेकिन मुझे बताइए कि अडानी की संपत्ति 2014 में थी 39,000 करोड़, 2018 में हुई 57,000 करोड़, 2020 में हुई 2.5 लाख करोड़, और 2022 में हो गई 13 लाख करोड़। एक आदमी के लिए ही पूरे देश की सरकार चल रही है क्या? 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा मिला है अडानी को। आपको 2.5 लाख रुपए का कर्जा लेना होगा, आपको महीनों चक्कर लगाने पड़ेंगे, चप्पल घिस जाएगी आपकी। तो व्यवस्था कुछ लोगों के लिए नहीं चलनी चाहिए। मेरी आपत्ति इस बात के लिए है, 92 लोगों के पास देश के 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। क्या हम इस प्रकार की असमानता का हिंदुस्तान चाहते हैं? क्या हम इस प्रकार की विषमता का हिंदुस्तान चाहते हैं? मेरी आपत्ति उद्योग को लेके है ही नहीं है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कितना सरकार काम करती है बताइए मुझे आप। मैं भी बनारस होके आया, बस्ती होके आया,
आजमगढ़ होके आया। लाखों की संख्या में बुनकरों को भूखमरी के कगार पे पहुंचा रही है सरकार। कितने की सब्सिडी देनी है? मात्र 900 करोड़ की। देश का खेल बजट कितना है? 3000 करोड़। देश के करोड़ों युवाओं के लिए खेल का बजट है 3000 करोड़। हमारी बच्चियां कबड्डी की जाती हैं तो उनको शौचालय में रखा हुआ अनाज खिलाया जा रहा है, शौचालय में रखा हुआ खाना उनको खिलाया जा रहा है सहारनपुर में। आप मुझे बताइए, 3000 करोड़ पूरे देश के युवाओं के लिए खेल का बजट है और अकेले 3000 करोड़ ललित मोदी लेके भाग जाता है। जितना देश का बजट है उसका 3 गुना पैसा 9000 करोड़ विजय माल्या लेके भाग जाता है, उसका 7 गुना पैसा नीरव मोदी लेके भाग जाता है। क्या इस प्रकार का उद्योग हम लोग चाहते हैं? ये कौन सा उद्योग है भाई? बैंकों को लूटने का उद्योग है ये। बैंकों में हमारा, आपका, गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का, छोटे व्यापारी का जो पैसा जमा रहता है उसको मोदी जी निकालते हैं, चंद पूंजीपतियों को बांटते हैं, फिर राइट ऑफ कर देते हैं। कहते थे बट्टे खाते में चला गया, 11 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिया। चिंता इस बात की है, मैं बिल्कुल उद्योग के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि लोगों को नौकरियां मिले, रोजगार मिले, लेकिन 6.5 लाख करोड़ की भारत की संपत्ति बेची जा रही है। रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, कोल इंडिया बेचा जा रहा है, LIC बेचा जा रहा है, बैंक बेचा जा रहा है, BPCL बेचा रहा है, सड़क बेचा जा रहा है, बिजली बेची जा रही है, पानी बेचा जा रहा है, स्टेडियम बेचा जा रहा है। अब बताइए मुझे। तो मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम देश की रेल बेचेंगे, भारत माता की जय, हम सेल बेचेंगे, हम कोल इंडिया बेचेंगे, हम LIC बैंक बेचेंगे, हम मुनाफे की कंपनी बेचेंगे। आम आदमी पार्टी वाले और केजरीवाल जी कहते हैं भारत माता की जय, हम अच्छी शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, बिजली पानी देंगे। संजय जी एक सवाल और। संजय जी एक सवाल है कि कल देश भर में कई राज्यों में NIA ने छापेमारी की, PFI के 100 से ज्यादा जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश के अंदर किसी भी प्रकार की हरकत, आतंकवादी घटना, किसी भी प्रकार की नफरत फैलाने का काम, वो चाहे PFI करे, चाहे कोई भी संगठन करे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। महिलाओं को लेकर जो सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, CRPC विधेयक को पेश किया गया है कि गंभीर मामलों में तरीके की जमानत देंगे, इसको सब देखिए, कानून तो फांसी का भी बन गया इस देश के अंदर। घटनाएं रुकेंगी कैसे? जब ललितपुर के थाने में दुष्कर्म की पीड़िता जाएगी और थानेदारी उसके साथ रेप कर देगा, तो कैसे घटनाएं रुकेंगी? जब शिकायत होने के बावजूद लखीमपुर में कार्रवाई नहीं होगी और 2 बेटियों का रेप करके उनको लटका दिया जाएगा पेड़ के ऊपर मार के, तो कैसे बताइए अपराध रुकेगा? मुझे बताइए आप, कैसे अपराध रुकेगा? इसलिए कानून आप सख्त बनाइए, उसमें तो मेरा कोई विरोध है ही नहीं है, बिल्कुल आप बनाइए। आम आदमी पार्टी स्वागत करती है इसका, लेकिन जमीन की सच्चाई क्या है उससे भी मेरे ख्याल से आदित्यनाथ जी को रूबरू होना चाहिए। आज थाने के अंदर घुस जाइए, ऐसा व्यवहार होता है जैसे लगता है दुश्मन देश की धरती पे आप आ गए। कोई सामान्य आदमी अपनी FIR नहीं लिखा सकता, पैसे मांगे जाते हैं उससे। गेहूं बेच के लोग रिश्वत देते हैं, तब उनका काम होता है। तो ये सच्चाई है। सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए, 50% बच्चों को अब तक किताबें नहीं पहुंची हैं। सेल्फी विद सरकारी स्कूल का हमने अभियान चलाया, सैकड़ों स्कूल ऐसी हालत में हैं, आप देख के शर्म आएगी आपको। न टॉयलेट का इंतजाम, न डेस्क बेंच का इंतजाम, छतें गिर रही हैं, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, नमक रोटी खा रहे हैं, सूखा भात खा रहे हैं, ये चल रहा है। संजय जी, एक आखिरी सवाल है। आपने अडानी ग्रुप में काफी बदलाव है। अडानी ग्रुप को अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ताजपुर पोर्ट को विकसित करने के लिए 25,000 करोड़ का ठेका दिया। इस पर क्या बताएं? तो ये ममता जी से पूछिए, मैं क्या बताऊं इसमें। मेरा तो सीधा सवाल एक ही है, इस देश की व्यवस्था चंद लोगों के लिए नहीं चलनी चाहिए, करोड़ों लोगों के लिए चलनी चाहिए।